हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल को डिस्कस किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसमें पोइट्स ऐसी चीजों के बारे में एंड ऐसे आइडियाज को बताते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री में पोइट्स ऐसे आइडियाज को बताते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल ही परे हों। मेटाफिजिकल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, मेटा एंड फिजिकल। मेटा का मतलब है बियॉन्ड यानी कि परे, एंड फिजिकल का मतलब है यहाँ पर द फिजिकल वर्ल्ड। तो गाइस, मेटाफिजिकल का कंप्लीट मीनिंग है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के बिल्कुल परे। मेटाफिजिकल पोइट्री एक टर्म है जो कि कुछ इंग्लिश पोइट्स की पोइट्री के लिए यूज किया गया है। इन इंग्लिश पोइट्स में जॉन डन, रिचर्ड क्रैशो, अब्राहम काउली, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, थॉमस ट्रेहर्न, रिचर्ड ली, जॉन क्लीवलैंड एंड एडवर्ड बेनलॉस, ये सारे इंग्लिश पोइट्स थे। इन सभी को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। इनमें से जॉन डन सबसे बड़े मेटाफिजिकल पोइट हैं। इन सारे मेटाफिजिकल पोइट्स ने जॉन डन को फॉलो किया। ये सारे जॉन डन के फॉलोअर्स थे। जॉन डन जब जिंदा थे तब इनके कुछ ही वर्क्स पब्लिश हुए थे। जॉन डन के मोस्ट ऑफ द वर्क इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। जॉन डन हाईली एजुकेटेड एंड बहुत ही इंटेलिजेंट पोइट थे। इन्हें मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है। मोनार्क ऑफ विट यानी कि समझदारी का राजा। जॉन डन एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज दोनों में ही थे, लेकिन इनके जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स थे वो इनकी डेथ के बाद लेट रेनेसा पीरियड में पब्लिश हुए थे। रेनेसा की एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। इन पोइट्स ने कभी भी अपना वर्क पब्लिश नहीं करवाया। इन सभी पोइट्स के वर्क इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुए। ये मेटाफिजिकल पोइट्स हाईली एजुकेटेड पोइट थे जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स लिखते थे। अब देखते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म किसने कॉइन आउट किया था। गाइस, 18th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस ऑथर थे सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने अपने बहुत ही फेमस बुक लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में इस वर्ड को कॉइन आउट किया था। इन्होंने अपने इस वर्क में मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म का सबसे पहली बार यूज किया था। यानी कि इन मेटाफिजिकल पोइट्स के टाइम पर मेटाफिजिकल पोइट्री जैसा कोई टर्म था ही नहीं। सैमुअल जॉनसन की इस बुक को लेट 18th सेंचुरी में लिखा गया था, जिसमें सैमुअल जॉनसन ने 52 पोइट्स की शॉर्ट बायोग्राफीज बताई थी। जब सैमुअल अब्राहम काउली की बायोग्राफी बताने लगे अपनी बुक में, तब ही सैमुअल ने अब्राहम काउली की बायोग्राफी में मेटाफिजिकल टर्म का सबसे पहली बार यूज किया था। यहीं से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। सैमुअल जॉनसन ने देखा कि 17th सेंचुरी के बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखते हैं, यानी कि ऐसी बातें लिखते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे हो, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं। एंड ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स अपनी राइटिंग्स में अपनी इंटेलिजेंस को दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं। सैमुअल जॉनसन ने अपने बुक में डिस्कस किया है कि ये सारे पोइट्स अपनी राइटिंग्स में सेम स्टाइल को यूज करते थे। ये अपनी राइटिंग्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का यूज करते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन दो ऐसी डिफरेंट चीजों में जो कि एक दूसरे से कहीं से भी मेल ना खाती हो। ये खुद का या किसी भी चीज का कंपैरिजन अनएक्सपेक्टेड चीजों से करते थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दो अनएक्सपेक्टेड चीजों के बीच में कंपैरिजन करने को कंसीट कहते हैं। जॉन डन ने अपनी पोयम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में दो लवर्स को एक ज्योमेट्री कंपास से कंपेयर किया है। एक कंपास में दो नीडल होती हैं और वो एक नीडल दूसरी नीडल से चाहे जितनी भी दूर जाए, लेकिन बाद में वो नीडल दूसरी नीडल के पास आ ही जाती है। इन द सेम वे लवर्स कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन वो वापस आकर एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। तो इस तरह का कंपैरिजन होता है मेटाफिजिकल पोइट्री में अनएक्सपेक्टेड चीजों का। मेटाफिजिकल पोइट्स अपने वर्क में सिमिली एंड मेटाफर का बहुत ज्यादा यूज करते थे। अगर आपको सिमिली एंड मेटाफर क्या होता है नहीं पता है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री में पोइट बहुत ही अजीब क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है,
क्या सोल टाइम ट्रैवल कर सकती है? इस तरह के क्वेश्चंस करते थे मेटाफिजिकल पोएट्स अपने मेटाफिजिकल पोएट्री में, जिन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोच सकते। इनफैक्ट पोएट्स मेटाफिजिकल पोएट्री में ऐसे क्वेश्चन करते थे जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री में बहुत ही डीप टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता था, जैसे कि सोल, रिलीजन, लव, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। एक तरह से मेटाफिजिकल पोएट्री में रीडर्स को उकसाया जाता था कि वो अपनी रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस उठाएं। ये पोएट्री रीडर को एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में लेकर जाती है। इस पोएट्री में सीरियस बात को भी फनी वे में बताया जाता है। इस पोएट्री में टोन कभी कभी बहुत ज्यादा लाइट होती है तो कभी कभी बहुत हार्श हो जाती है। इस पोएट्री का मेन पर्पस होता है कि रीडर के सामने एक न्यू आइडिया प्रेजेंट करें जिससे रीडर सोच में पड़ जाए। ये पोएट्री बहुत ही अनक्लियर होती है क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थीम्स का यूज किया जाता है। एक ही मेटाफिजिकल पोयम अलग अलग पर्सन को अलग अलग लगती है क्योंकि हर पर्सन का नजरिया अलग होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री शॉर्ट होती है, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाता है। कम वर्ड्स में बहुत ही बड़े बड़े आइडियाज बता दिए जाते हैं। 20th सेंचुरी में टी.एस. इलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्री की इम्पोर्टेंस को बताया था। टी.एस. इलियट ने इन मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर एक एसे भी लिखा था, द मेटाफिजिकल पोएट्स। टी.एस. इलियट भी इन मेटाफिजिकल पोएट्स के मेथड्स को अपने वर्क्स में शामिल करते थे। गाइस, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगी। अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड डेचिस, वॉल्यूम 1 एंड 2। ये बुक्स बहुत ही अच्छी हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। सारी एजेस इसमें बहुत ही डिटेल में दी हुई हैं एंड डीप स्टडी करने के लिए ये परफेक्ट है। इन दोनों बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डायरेक्टली आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। सो गाइस, हम मेटाफिजिकल पोएट्री को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्या आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।